आज आप धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखा गया उपन्यास गुनाहों का देवता सुनने वाले हैं, जिसके मुख्य पात्र हैं सुधा और चंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पुराने ज़माने की नगर देवता की और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता ज़रूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बंधाए नियम नहीं, कहीं कोई कसाव नहीं। हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव, एक बिखरी हुई सी अनियमितता है। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से चौड़ी सड़कें, यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइंस और दलदलों की गंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। मौसम में भी कहीं कोई सम नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबह मलयजी, दोपहरे अंगारी तो शामें रेशमी। धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले, मालवा की तरह हरे भरे खेत भी मिले और ऊसर और परती की भी कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार है, जिसने सृजन में हर रंग के डोर हैं और चाहे जो हो, मगर इधर क्वार कार्तिक तथा उधर वसंत के बाद और होली के बीच मौसम से इलाहाबाद का वातावरण नेस्टर्सियम और पेंजी के फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत और आम के बोरों की खूबसूरत खुशबू से भी ज़्यादा महकदार होता है। सिविल लाइंस हो या अल्फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या खुबरू बाग, लगता है कि हवा एक नटखट दोशीजा की तरह कलियों के आंचल और लहरों के मिजाज से छेड़खानी करती चलती है। और अगर आप सर्दी से बहुत नहीं डरते तो आप ज़रा एक ओवरकोट डालकर सुबह सुबह घूमने निकल जाए तो इन खुली हुई जगहों की फिज़ा इठलाकर आपको अपने जादू में बांध लेगी। ख़ास तौर से पो फटने के पहले तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी। बसंत के पहले नए नए मौसमी फूलों के रंग से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहली बाल सूर्य की अंगुलियां सुबह की राजकुमारी के गुलाबी वक्ष पर बिखरे हुए भौराले गेसुओं को धीरे धीरे हटाती जाती हैं और क्षितिज पर सुनहली तरुणाई बिखर पड़ती है। एक ऐसी ही खुशनुमा सुबह थी और जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूँ। वह सुबह से भी ज़्यादा मासूम युवक, प्रभाती गाकर फूलों को जगाने वाले देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के लॉन पर फूलों की सरजमी के किनारे किनारे घूम रहा था। कत्थई स्वीटैपी के रंग का पश्मीने का लंबा कोट, जिसका एक कॉलर उठा हुआ था और दूसरा कॉलर में सरों की एक पत्ती बटन होल में लगी थी। सफ़ेद मक्खन जीन की पतली पैंट और पैरों में सफ़ेद जरी के पेशावरी सैंडल, भरा हुआ गोरा चेहरा और ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई एक रूखी भूरी लट। चलते चलते उसने एक रंग बिरंगा गुच्छा इकट्ठा कर लिया था और रह रहकर वह उसे सूंघ लेता था। पूरब के आसमान की गुलाबी पंखुड़ियाँ बिखरने लगी थी और सुनहले पराग की एक बौछार सुबह के ताजे फूलों पर बिछ रही थी। अरे सुबह हो गई, उसने चौंक कर कहा और पास की एक मेज पर बैठ गया। सामने से एक माली आ रहा था। क्यों जी, लाइब्रेरी खुल गई? अभी नहीं बाबूजी, उसने जवाब दिया। फिर संतोष से बैठ गया और फूलों की पंखुड़ियाँ नोचकर नीचे फेंकने लगा। ज़मीन पर बिछाने वाली सोने की चादर परतों पर परतें बिछाती जा रही थी और पेड़ों की छायाओं का रंग गहराने लगा था। उसकी बेंच के नीचे फूलों की चुनी हुई पत्तियां बिखरी थी और अब उसके पास सिर्फ एक फूल
बाकी रह गया था। हल्के फालसई रंग के उस फूल पर गहरे बेंजई डोरे थे। हेलो कपूर, सहसा किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर कहा। यहाँ क्या झक मार रहे हो सुबह सुबह? उसने मुड़कर पीछे देखा। आओ ठाकुर साहब, आओ बैठो, लाइब्रेरी खुलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्यों, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चाट डाली? अब इसे तो शरीफ लोगों के लिए छोड़ दो। हाँ हाँ, शरीफ लोगों के लिए ही छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला की लड़की है न, वह इसकी मेंबर बनना चाहती थी तो मुझे आना पड़ा। उसी का इंतज़ार भी कर रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में है। नहीं, गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल ब्यूरो में। और तुम पॉलिटिकल में रिसर्च कर रहे हो? नहीं, इकोनॉमिक्स में। बहुत अच्छे, तो उनकी लड़की को सदस्य बनवाने आए हो? कुछ अजब स्वर में ठाकुर ने कहा। छी, कपूर ने हंसते हुए कुछ अपने को बचाते हुए कहा। यार, तुम जानते हो कि मेरा उनसे कितना घरेलू संबंध है। जब से मैं प्रयाग में हूँ उन्हीं के सहारे हूँ और आजकल मैं उन्हीं के यहाँ पढ़ता लिखता भी हूँ। ठाकुर साहब हंस पड़े। अरे भाई, मैं डॉक्टर शुक्ला को जानता नहीं क्या? उनसा भला आदमी मिलना कितना मुश्किल है। तुम सफाई व्यर्थ में दे रहे हो। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के उन विद्यार्थियों में से थे जो बराए नाम विद्यार्थी होते हैं और कब तक वे यूनिवर्सिटी को सुशोभित करते रहेंगे इसका कोई निश्चय नहीं। एक अच्छे खासे रुपए वाले व्यक्ति थे और घर के ताल्लुकेदार हंसमुख, फतिया कसने में मजा लेने वाले, मगर दिल के साफ, निगाह के सच्चे बोले। एक बात तो मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉक्टर शुक्ला को है। तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा भेजते नहीं, उनसे अलग ही होकर आया था। समझ लो कि उन्होंने किसी न किसी बहाने मदद की है। अच्छा, आओ अब कमल सरोवर तक ही घूम ले, फिर लाइब्रेरी भी खुल जाएगी। दोनों उठकर एक कृत्रिम कमल सरोवर की ओर चल दिए जो पास ही में बना हुआ था। सीढ़ियाँ चढ़कर ही उन्होंने देखा कि एक सज्जन किनारे बैठे कमलों की और एकटक देखते हुए ध्यान में तल्लीन है। छिपकली से दुबले पतले बालों की एक लट माथे पर झूमती हुई। कोई प्रेमी है या कोई फिलासफर देखा ठाकुर? नहीं यार, दोनों से निकृष्ट कोटि के जीव हैं। ये कवि है, मैं इन्हें जानता हूँ। ये रविंद्र बिश्रिया है, मैं पढ़ता है। और आओ, मिला है तुम्हें? ठाकुर साहब ने एक बड़ा सा घास का तिनका उठाकर पीछे से चुपके से जाकर उसकी गर्दन पर गुदगुदाई। बिसरिया चौंक उठा, पीछे मुड़कर देखा और बिगड़ गया। ये क्या बदतमीजी है ठाकुर साहब? मैं कितने गंभीर विचारों में डूबा था। और सहसा बड़े विचित्र स्वर में आंखें बंद कर बिसरिया बोला। आह, कैसा मनोरम प्रभात है। मेरी आत्मा में घोर अनुभूति हो रही थी। कपूर बिसरिया की मुद्रा पर ठाकुर साहब की ओर देखकर मुस्कुराया और इशारे में बोला, हे यार, शगल की चीज़ छेड़ो ज़रा। ठाकुर साहब ने तिनका फेंक दिया और बोले, माफ़ करना भाई बिसराई, बात यह है कि हम लोग कभी तो हैं नहीं, इसलिए समझ नहीं पाते। क्या सोच रहे थे तुम? बिसरिया ने आंखें खोली और एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं सोच रहा था कि आखिर प्रेम क्या होता है, क्यों होता है, कविता क्यों लिखी जाती है, फिर कविता के संग्रह उतने क्यों नहीं बिकते जितने उपन्यास या कहानी संग्रह। बात तो गंभीर है, कपूर बोला। जहाँ तक मैंने समझा और पढ़ा है, प्रेम एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी, जो मौसम बदलने के दिनों में होती है। मसलन कुवार कार्तिक या फाल्गुन चैत। उसका संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है और कविता एक तरह का सन्निपात होता है। मेरा मतलब
आप समझ रहे हैं कि मिस्टर सिबरिया नहीं, बिसरिया, ठाकुर साहब ने टोका। बिसरिया ने कुछ उजलत, कुछ परेशानी और कुछ गुस्से से उनकी ओर देखा और बोला, क्षमा कीजिएगा, आप या तो फ्राइडवादी हैं या प्रगतिवादी और आपके विचार सर्वदा विदेशी हैं। मैं इस तरह के विचारों से घृणा करता हूँ। कपूर कुछ जवाब देने ही वाला था कि ठाकुर साहब बोले, अरे भाई, बेकार उलझ गए तुम लोग, पहले परिचय तो कर लो आपस में। यह हैं चंद्र कुमार कपूर, विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं, और आप हैं श्री रविंद्र बिसरिया, इस वर्ष एमए में बैठ रहे हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। कपूर ने हाथ मिलाया और फिर गंभीरता से बोला, क्यों साहब, आपको दुनिया में और कोई काम नहीं रहा जो कविता करते हैं? बिसरिया ने ठाकुर साहब की ओर देखते हुए बोला, ठाकुर साहब, ये मेरा अपमान है, मैं इस तरह के सवालों का आदी नहीं हूँ, और उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो बैठो, ठाकुर साहब ने हाथ खींच कर बिठा लिया। देखो कपूर का मतलब तुम समझे नहीं। उसका कहना यह है कि तुम में इतनी प्रतिभा है कि लोग तुम्हारी प्रतिभा का आदर करना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने सहानुभूति में तुमसे कहा कि तुम और कोई काम क्यों नहीं करते, वरना कपूर साहब तुम्हारी कविता के बहुत शौकीन हैं, मुझसे बराबर तारीफ करते हैं। बिसरिया पिघल गया और बोला, क्षमा कीजिए, मैंने गलत समझा। अब मेरा कविता संग्रह छप रहा है, मैं आपको अवश्य भेंट करूंगा। और फिर बिसरिया ठाकुर साहब की ओर मुड़कर बोला, अब लोग मेरी कविताओं की इतनी मांग करते हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ। अभी कल त्रिवेणी के संपादक मिले, कहने लगे अपना चित्र दे दो। मैंने कहा कि कोई चित्र नहीं है, तो पीछे पड़ गए। आखिरकार मैंने आइडेंटिटी कार्ड उठाकर दे दिया। वाह, कपूर बोला, मान गए आपको हम। तो आप राष्ट्रीय कविताएं लिखते हैं या प्रेम की? जब जैसा अवसर हो, ठाकुर साहब ने जड़ दिया। वैसे तो यह वॉरफ्रेट का कवि सम्मेलन, शराबबंदी कॉन्फ्रेंस का कवि सम्मेलन, शादी ब्याह का कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन का कवि सम्मेलन, सभी जगह बुलाए जाते हैं। बड़ा यश है इनका। बिसरिया ने प्रशंसा से मुग्ध होकर देखा, फिर एक गर्व का भाव मुंह पर लाकर गंभीर हो गया।